और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हुए चलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको खुद भी करना पड़ेगा, खुद भी इन द सेंस कि मैं बता दूंगा क्या कैसे करना और कहाँ से करना है, वो आप कर लीजिएगा, वहाँ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं बता दूंगा। हम चलते हैं सीधा, जो कि हम यहाँ पढ़ चुके थे, पिछले यूनिट में पढ़ रहे थे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट नंबर 2 का सबसे पहला टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज ओम्स लॉ। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कहता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, मतलब जितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ही ज्यादा करंट बढ़ रहा है। तो ये वोल्टेज और करंट एक दूसरे के बढ़ रहे हैं तो ये सीधी लाइन जाएगी। अच्छा, वोल्टेज और करंट जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट जो आता है वो आता है रेजिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू आई आर, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। इसी तरह से ये जो रेजिस्टेंस है, ये तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमारा जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है। ठीक है, तो कहेंगे क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, property of material due to which it resist the current, resist the flow of current, फ्लो ऑफ करंट को रोकता है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से फ्लो ऑफ करंट को मटेरियल रोकता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन आता है, इसका कॉम्बिनेशन आता है। जिस तरह से कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन था उसी तरह से इसका भी कॉम्बिनेशन है, सीरीज और पैरेलल, सीरीज और पैरेलल, है ना। तो अब इसका कॉम्बिनेशन देखने चलते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में शामिल हैं। सीधा सीधा पूछा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन है, रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है तो सीरीज और पैरेलल होता है। सीरीज रेजिस्टर, रेजिस्टर को डिनोट कैसे किया जाता है? ऐसे। तो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। तो सीरीज में क्या होता है? सीरीज में होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में होता है, पैरेलल में होता है ऐसे, ऐसे पैरेलल में होगा R1 R2, तो हो जाएगा R1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये होता है। अच्छा, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक टर्म आएगा रो। तो रो जो होता है ना वो रेजिस्टिविटी होती है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। तो कभी कभी आपको अंतर पूछ देता है कि रेजिस्टेंस में और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, जबकि रेजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो कौन सा मटेरियल है, लोहे की अलग रेजिस्टिविटी होगी, कॉपर की अलग रेजिस्टिविटी होगी, है ना, गोल्ड की अलग, सिल्वर की अलग, मटेरियल पे डिपेंड करेगा वो होगा रेजिस्टिविटी, और लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर है। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं, इसी के साथ बहुत सारा क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस कर लिया। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता देता हूं कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ही है हमारे पास न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे V इज इक्वल टू आई आर, जैसे P पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, जैसे एक तो ये जैसे R इज इक्वल टू रो L बाई A। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को मिला करके एक न्यूमेरिकल तो पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों मिला करके, ये दोनों फॉर्मूला मिला करके बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आते हैं हम लोग किरचॉफ्स लॉ पर, तो किरचॉफ्स लॉ,
किरचॉफ्स के दो लॉ हैं, एक वोल्टेज का और एक है करंट का। एक है करंट का लॉ, एक वोल्टेज का लॉ, एक करंट का लॉ, ठीक है। तो वोल्टेज का लॉ क्या कहता है, वोल्टेज का लॉ और करंट का लॉ क्या कहता है? वोल्टेज का लॉ कहता है कि भैया अब मान लेते हैं कि एक लूप हमारा है, ये हमारा क्लोज लूप है। क्लोज लूप के अंदर ये वोल्टेज है, अगर इधर से जा रहा है तो क्लोज लूप के अंदर समेशन ऑफ वोल्टेज 0 होगा। क्लोज लूप के अंदर मतलब इधर से जा रहा होगा तो पॉजिटिव, इधर से आ रहा होगा तो नेगेटिव, तो इसमें बट गया, इसमें बट गया, तो जाने वाले को पॉजिटिव कहेंगे, इधर इधर जो है मतलब निकला यहां से मान लेते हैं 12 वोल्ट, तो कुछ यहां बटेगा, कुछ यहां बटेगा, और ये जो समेशन ऑफ वोल्टेज का मतलब है जाने वाले को पॉजिटिव कह रहे हैं, बटने वाले को इसको निगेटिव कहेंगे, तो दोनों माइनस होकर के 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है जितना बैटरी से वोल्टेज निकला उतना इस रजिस्टर में और इस रजिस्टर में बट गया, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो इसीलिए इसको अलजेब्रिक सम कहते हैं। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम। करंट, किरचॉफ्स का करंट लॉ भी यही कहता है कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जंक्शन पर आने वाला करंट और जाने वाले करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। इसमें क्लोज लूप में वोल्टेज 0 होता है, समेशन ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज, और इसमें किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम ऑफ करंट 0 होता है। ये बात ये कहता है। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आता है लॉरेंस लॉ और आता है एम्पियर सर्किट लॉ। लॉरेंस एंड एम्पियर सर्किट, एम्पियर्स लॉ, लॉरेंस लॉ। तो लॉरेंस फोर्स और एम्पियर फोर्स, लॉरेंस के साथ फोर्स पूछा जाता है। तो लॉरेंस फोर्स क्या होता है? लॉरेंस फोर्स होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होता है उस वक्त का जो फोर्स होता है उसको लॉरेंस फोर्स कहते हैं। इट इज द फोर्स एसोसिएटेड विद, इट इज द फोर्स एसोसिएटेड विद, फोर्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड को मिला करके जो फोर्स जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स। अच्छा, एम्पियर्स लॉ क्या होता है? अच्छा, इसमें अगर डायग्राम बनाना चाहें हम तो याद कीजिए, हम लोग राइट हैंड रूल के हिसाब से कहते थे कि इस तरफ ये अगर हमारा अंगूठा है, ये वाला थंब है, और ये वाला हमारा वो कौन सा, इस उंगली को क्या बोलते हैं भाई, इसको क्या बोलते हैं, इस उंगली को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिंगर। अच्छा ठीक है, फर्स्ट फिंगर और ये हमारा मिडिल फिंगर है। तो थंब की तरफ अगर करंट जा रहा है, थंब की तरफ अगर करंट जा रहा है, और इस तरफ अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ करंट है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस तरफ हमारा फोर्स जनरेट होगा। 3D में y की तरफ अगर करंट है और x की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमारा जो फोर्स होगा वो किधर जनरेट होगा? z की तरफ जनरेट होगा फोर्स। वेरी सिंपल, ये यही फोर्स जो है लॉरेंस फोर्स कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं एम्पियर सर्किट लॉ में। तो एम्पियर्स लॉ भाई साहब कहते हैं कि जैसे इसको मैं आपको दिखाना चाहूं, अगर एक मिनट, लेट मी शो दिस। तो ये मैंने अपने स्क्रीन को स्प्लिट किया है, तो मैं आधा दिख रहा हूँ, स्क्रीन आधा दिख रही होगी। ये अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा लॉरेंस फोर्स में ये कहता है, लॉरेंस फोर्स दिस, ये हमारा करंट है, हमारा जो थंब है वो करंट का डायरेक्शन है। हाँ भाई, ये हमारा ये थंब जो है करंट का डायरेक्शन है, ये हमारा कौन सा लॉरेंस फोर्स बता रहा हूं मैं। तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, मिडिल फिंगर, ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो फर्स्ट फिंगर, ये हमारा कौन सा डायरेक्शन होगा? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये करंट का डायरेक्शन है, दोनों मिला करके इस तरफ मिडिल फिंगर की तरफ क्या बढ़ेगा? फोर्स बढ़ेगा मिडिल फिंगर की तरफ। ये लॉरेंस फोर्स कहलाता है। एम्पियर सर्किट लॉ, समझिए बात को, इस तरफ अगर हमारा जो है करंट का डायरेक्शन है, इस तरफ ये अंगूठे की तरफ करंट का डायरेक्शन है, तो इस तरफ हमारा फोर्स जनरेट होगा, इस तरफ ऐसे। देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे जनरेट होगा। ये मुट्ठी वैसे बंद हो रही है, ऐसे जनरेट होगा, ये ऐसे जो हो रहा है ना, इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। यही बात मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से चलते हैं हम लोग कहाँ पर?
अपने 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 बोर्ड पर। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा इधर अंगूठा है इधर, तो हम जिस तरफ से ऐसे बंद करेंगे अपने 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 दाहिने हाथ की बात करें, राइट हैंड साइड की, तो मुट्ठी को ऐसे बंद करेंगे तो इस तरफ जो है हमारा क्या क्या होगा, इस तरफ हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसका डायरेक्शन होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, ये एम्पियर सर्किट लॉ कहता है, ठीक है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें से निकालना चाहें तो ये म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना चाहे, सॉरी DL होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड अगर हम निकालना चाहें तो ये म्यू नॉट टाइम्स आई होता है, ये होता है। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और रेजिस्टर कॉम्बिनेशन बता ही दिया मैंने, वो इंपॉर्टेंट है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद तीन जो है हमारा क्या है, तीन हमारा डिवाइस है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वो आप एक एक डायग्राम भी दिखा दूंगा तो आपका काम चल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, दिक्कत जो है वो इसी में। तो इसमें देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि जब देखिए जब भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उससे एसोसिएटेड जो, मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराया गया तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी तो वो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, वाइब्रेट करता हुआ जाएगा, यानी ड्रिफ्ट करता हुआ जाएगा। तो वो एवरेज वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट पास कराने पर इलेक्ट्रॉन जिस एवरेज वेलोसिटी से आगे बढ़ता है उस वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती कितनी है, तो आपको बता दें कि I इज इक्वल टू हमको पता है Q/T होता है, Q इज इक्वल टू N इंटू E इंटू एरिया इंटू D डायमीटर, और T इज इक्वल टू D बाई VD। अब ये कटा करके कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू NE, ये VD ऊपर चला जाएगा और ये डायमीटर से डायमीटर कट गया तो NE एरिया इंटू VD। और ये जो VD है ना, यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा I बाई NEA, यही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई। अब इसी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अब इसके बाद जो तीन टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, अगला है पोटेंशियोमीटर और अगला है मीटर ब्रिज। तो ये तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ क्या हैं, डायग्राम, और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। ये आपको मैं देता हूं काम कि आप गूगल या फिर कोई सा भी कहीं से भी कुछ भी किसी का भी वीडियो उठा करके आप एक बार बस एनिमेटेड वीडियो देख लेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी इसका एनिमेटेड वीडियो नहीं है। तो एनिमेटेड वीडियो आप इसका देखेंगे, किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, पोटेंशियोमीटर का और मीटर ब्रिज का, और तीनों से आप नोट्स बना लेंगे। इतनी चीजें थी हमारे पास क्या, यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 होता है यहाँ पर समाप्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, यूनिट नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए शेयर वेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा। मिलते हैं।